हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित कुमार शुक्ला और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्मी कुंज व्हीलॉग जीएस पर। दोस्तों, आज है 19 मई और मैं फिर से एक बार आप सभी के सामने करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी लोग भी अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए देसी और विदेशी शराब के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क लगा दिया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीबी स्तर में कमी आएगी। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए जो है विदेशी शराब की विक्रय पर 10% का विशेष कोरोना शुल्क लगाया है। देखिए दोस्तों, ये आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है छत्तीसगढ़। जितना मैप में जितना भाग रेड हुआ है यह है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है। ये छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उके और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की कुल आबादी है 2.55 करोड़ 2013 के जनसंख्या के अनुसार। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है बिलासपुर और रायपुर और बिलासपुर यहाँ की राजधानी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 40,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40,000 करोड़ रुपए। देखिए, जो मनरेगा का बजट था वो था पहले 61,000 करोड़ रुपए था, जिसको बढ़ाकर जिसमें 40,000 करोड़ रुपए की इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके पहले मनरेगा का बजट जो था वो 61,000 करोड़ रुपए था। अब बजट में 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इस साथ ही उन्होंने कहा कि इसका सीधा फायदा श्रमिकों को मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85% खर्च केंद्र सरकार दे रही है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने जो है मनरेगा के बजट को 40,000 करोड़ उसमें बढ़ा दिया है। 40,000 करोड़ बजट उसका बढ़ा के पहले जो उसका बजट था वो 61,000 करोड़ रुपए था, जिसमें उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40,000 करोड़ रुपए। देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 करोड़ रुपए। देखिए,
जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने बताया कि इन केंद्रों में देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर अर्थात उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा। रक्षा उपकरण परीक्षण योजना DTIS का मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा एवं हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस बयान के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना 5 साल की अवधि के लिए है और इस दौरान निजी उद्योगों की साझेदारी से 6 से 8 नए परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने आगे यह भी बताया कि इन योजनाओं के लिए सरकार अनुदान के रूप में 75% की राशि देगी और बाकी 25% की राशि जो है वो निजी उद्योगों और राज्य सरकारों की ओर से दी जाएंगी। आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। इन्होंने घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस के लिए 400 करोड़ रुपए का अनुदान सहयोग दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनिसुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हैं पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनिसुज्जमान, इनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अभी हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। देखिए, भारत ने इन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इन्हें वर्ष 2015 में साहित्य में उनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर अनिसुज्जमान को साल 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया था। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही हैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनिसुज्जमान, जिनका भी हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 145 मिलियन डॉलर। देखिए, इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के बेहतर प्रबंधन में मदद भी मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि परियोजना की कुल लागत जो है वो है 413.8 मिलियन डॉलर, जिसमें 145 मिलियन डॉलर जो है वो विश्व बैंक द्वारा, जो कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB और 123.8 मिलियन डॉलर का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। साथ ही विश्व बैंक द्वारा दिया जा रहा यह ऋण 6 वर्ष की अनुग्रह अवधि मतलब कि ग्रेस पीरियड और 23.5 वर्षों की परिपक्वता अवधि अर्थात कि मैच्योरिटी पीरियड के लिए है। साथ ही मैं आपको बता दूं, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो ये दामोदर नदी है ये हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह जो नदी है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। दामोदर नदी का उद्गम जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार की पहाड़ियों में होता है। नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड में तथा आधा हिस्सा पश्चिमी बंगाल में है।
दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, $145 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। तो इसका देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 साल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 साल। देखिए, यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का एक पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा चयन मापदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके परिणाम स्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्च में भारी कमी होगी तथा इस प्राप्त धनराशि का उपयोग सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकता है। मतलब कि अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो आम नागरिक, आम इंसान भी 3 साल के लिए सेना में स्वेच्छा से भर्ती हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 साल। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30%। देखिए, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने मार्च में पीएम केयर्स फंड में 1 महीने का वेतन योगदान दिया था और उन्होंने 1 साल के लिए अपने वेतन में से 30% की कटौती का फैसला लिया है। राष्ट्रपति भवन पैसे बचाने और इस लड़ाई में मदद करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करेगा। यह कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च को कम करने और पैसे बचाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। वेतन कटौती के अतिरिक्त राष्ट्रपति के घरेलू दौरे और कार्यक्रम में भी कटौती की जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 मई। देखिए, प्रत्येक वर्ष को 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 मई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इस योजना के कार्यान्वयन के 4 साल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है। इस साल इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT
के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 मई। ऑप्शन नंबर ए 18 मई को मनाया जाता है। देखिए, समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस अर्थात इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। इसे सबसे पहले साल 1983 में मनाया गया था। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संग्रहालय और पुरातन चीज़ों की महत्ता के प्रति जागरूक करना है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 मई। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हमने डिस्कस किया इस सेशन में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और लॉकडाउन का चौथा चरण प्रारंभ हो गया है दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, राधे राधे।